आज का टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इसमें टॉपिक 2.1 एंड 2.2 के बारे में बात करेंगे। 2.1 है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एंड 2.2 है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से आए हैं, इन दोनों टॉपिक से आए हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले चैप्टर को जो ये टॉपिक है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। भाई होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? भाई होमोजेनियस मिक्सचर बी मीन दैट इट्स कंपोजिशन, मतलब इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहती हैं। प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, और जनरली ऐसा कंपोनेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या, उसे सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन द सोल्यूशन, और सोल्यूशन सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है सोल्यूशन में फिजिकल स्टेट को। जो मतलब जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। तो सॉल्यूशन को ऐसे भी पहचान सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट को कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है। या तो अमाउंट की बेसिस पर देखेंगे कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, या फिर हम फिजिकल स्टेट की बेसिस पर भी देख सकते हैं। फिजिकल स्टेट और सोल्यूशन और सॉल्वेंट की सेम होगी, और सोल्यूट की हो भी सकती है नहीं भी। अगर फिजिकल स्टेट मान लो सोल्यूट की भी सेम है तो अमाउंट से चेक कर लेंगे। वन आर मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, एक या एक से ज़्यादा मतलब कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के अलावा, इस टाइप उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट। मतलब जो इसके अलावा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का हमारा सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सोल्यूशन, और इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट का कंपोनेंट होगा, एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट होगा। और ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड, लिक्विड आर इन गैसियस स्टेट। और जो कंपोनेंट हो सकता है वो किसी भी फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में ही हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या गैसियस स्टेट में हो सकता है। अब बात करते हैं, टेबल में समराइज किया गया है तो टेबल से देखते हैं। टेबल 2.1 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन है तो जब सोल्यूशन गैसियस है मतलब सोल्यूशन की फॉर्म के फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। तो सॉल्वेंट भी गैस ही होगा। अब वो सोल्यूट चाहे गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। अगर मान लो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही गैसियस हैं तो इसका जो कॉमन एग्जांपल होता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट है यहाँ पर, और ऑक्सीजन क्या है? सोल्यूट है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एक कॉमन एग्जांपल हो जाएगा इसका। अब ऐसे बात करते हैं, मान लो सॉल्वेंट तो गैस ही है, गैस ही रहेगा ही। और जब सोल्यूशन की स्टेट, क्योंकि सोल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है। सोल्यूट अगर लिक्विड हो गया तब इसका कॉमन एग्जांपल क्या होगा? तो इसका कॉमन एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट, और क्लोरोफॉर्म क्या हो गया? सोल्यूट। ये लिक्विड फॉर्म में है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे ही बात करते हैं, अगर मान लो सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में है तो इसका जो कॉमन एग्जांपल हो जाएगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या हो गई? सॉल्वेंट, एंड कैम्फर क्या हो गया? सोल्यूट। कैम्फर कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गई गैसियस सोल्यूशन की बात। अब बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की। अब सोल्यूशन लिक्विड है तो इसका क्या मतलब कि जो सॉल्वेंट होगा वो तो लिक्विड होगा ही होगा। अब सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड सॉलिड भी हो सकता है। मान लो कि सॉल्वेंट सोल्यूट गैस है तो इसके कॉमन एग्जांपल क्या होगा? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन क्या हो गई? सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। ऑक्सीजन को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। ऐसे ही बात करते हैं, अगर मान लो सोल्यूट क्या हो गया? लिक्विड। तो इसमें क्या होगा? जिसका कॉमन एग्जांपल होगा एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर।
तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो गया और एथेनॉल क्या हो गई, सॉल्यूट। ऐसे बात करते हैं, मान लो अगर सॉल्यूट क्या हो जाए, सॉलिड, तो यहाँ पे इसका जो कॉमन एग्जांपल होगा ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, सॉल्यूट। अब बात करते हैं जो अगला तीसरा टाइप है सोल्यूशन का, वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सॉलिड है मतलब सॉल्वेंट तो सॉलिड होगा ही होगा। और अब बात करते हैं, मान लो सॉल्यूट गैस है, तो इसका कॉमन एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो यहाँ पे पैलेडियम क्या है, सॉलिड में है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पैलेडियम क्या हो गया, सॉल्वेंट, और हाइड्रोजन क्या हो गया, सोल्यूट। अगर मान लो सोल्यूट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका जो कॉमन एग्जांपल होगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो सोडियम क्या है, सॉलिड, और अमलगम वो मरकरी क्या है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी है वो उसका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऐसे बात करते हैं, मान लो तीसरे में सॉलिड, जो सोल्यूट है सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका कॉमन एग्जांपल कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। गोल्ड भी सॉलिड हो गया और कॉपर भी सॉलिड है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों ही सॉलिड है। अब बात करते हैं आगे। अब जो दूसरा टॉपिक है 2.2, expressing concentration of solutions. Composition of a solution can be described by expressing its composition. मतलब इसकी composition को express करके describe किया जाता है solution की composition को। The latter can be expressed either, अब इसको हम दो तरीके से, मतलब या तो quality की basis पर describe कर सकते हैं, या फिर quantity मतलब amount की basis पर describe कर सकते हैं। For example, qualitative we can say that, तो क्वालिटी के बेसिस की बात करें तो वी कैन से दैट द सोल्यूशन इज डाइल्यूट। तो अगर उसकी क्वालिटी के बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाएगा तो यह तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा। मान लो डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है मतलब वो कैसा है, कम है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, तो रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इस टाइप के सोल्यूशन में, ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो ऐसे को ऐसे इस टाइप के सोल्यूशन को डाइल्यूट कह दिया जाता है। अगर मान लो हम कंसनट्रेटेड की बात करें, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट या क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस टाइप में के सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अगर रियल लाइफ की बात करें तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ऐसे कैसे पता करेंगे कि यहाँ वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट कम है, ज़्यादा है। तो इसलिए दूसरा मेथड, मतलब दूसरा तरीका क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की बेसिस पर अब हम डिस्क्राइब करें द नीड फॉर द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो हम सोल्यूशन को क्वांटिटी, अमाउंट की बेसिस पर डिस्क्राइब करेंगे। क्वांटिटी मतलब अमाउंट होता है। There are several ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively। और क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे मेथड हैं। अब वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, या मास बाय मास। मास परसेंटेज, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज। तो मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। मतलब जो भी कंपोनेंट जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास लिखना है, सोल्यूशन में उसका कितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का मास इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में ही कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ ए सोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाई 10% ग्लूकोज इन वाटर। मान लो कोई सोल्यूशन है जिसमें 10% ग्लूकोज किसमें है, वाटर में। 10% ग्लूकोज का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ पे सोल्यूट हो गया, और 90 ग्राम जो बचा है 100 में वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट 90 ग्राम हो गया। वाटर बाय मास, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in 100 gram of solution। 100 ग्राम में सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया और 90 ग्राम क्या हो गया, वाटर। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। और ये मास परसेंटेज की जो कंसंट्रेशन फॉर्म है इसको कहाँ कॉमनली यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। जो इंडस्ट्री में केमिकल का फॉर्मेशन की जाती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंटेंस, जो कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है उसके पास 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है इन वाटर में। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या हो गया, सल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। 3.62, इसका मतलब है कि 3.62 ग्राम क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, वाटर। अब जो दूसरा दूसरा मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 10% एथेनॉल, 10% 10% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स, आप 10%, इसका मतलब क्या है, 10% एथेनॉल का मतलब है 10 ml ऑफ एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। कितने में डिजोल्व है, डिजोल्व इन वाटर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100। 100 में बात करते हैं तो 100 में 10 ml की क्या हो गया, बट वो एथेनॉल हो गया, और बाकी 90 ml क्या बचा, वाटर। सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर लिक्विड फॉर्म है, ये कह रहा है लिक्विड फॉर्म है तो उसको ml या लीटर में ही डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल, कितना है, 35%। एन एंटी फ्रीज, ये क्या है, एंटी फ्रीज की तरह, मतलब एंटी फ्रीज, फ्रीज जमने नहीं देगा। इज यूज इन कार फॉर कूलिंग द इंजन, और इंजन को कूल करने के लिए यूज किया जाता है कार्स में। एट दिस कंसनट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इस कंसनट्रेशन पे जो एंटी फ्रीज क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, 255.4 कैल्विन। क्योंकि जब वाटर का बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये कहाँ ले जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब अगर कैल्विन में हम बात करें 273.16 कैल्विन के आसपास आएगा। अगर कैल्विन की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, ओ सॉरी 273.16 कैल्विन, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो ये क्या, -17 डिग्री, कितना है, हाँ माइनस, जब ये -17.6 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टेम्परेचर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है कम कर देता है, लोअर कर देता है। मतलब जब टेम्परेचर इतना होगा तो वाटर फ्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर नॉर्मली क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो एंटी फ्रीज इसलिए यूज किया गया, इसने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो कर दिया है। अब इतना माइनस में, अगर इतना टेम्परेचर कहीं भी मान लो ऐसी कंडीशन आ गई कि इतना टेम्परेचर पहुँच गया -17.6, तो उसके बाद से ही जमना शुरू करेगा वाटर, तब तक नहीं जमेगा। मतलब कोई कंडीशन ही नहीं कि इतना टेम्परेचर जाना माइनस में बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं अगला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास बाय वॉल्यूम अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज इन मेडिसिन। और इस टाइप की जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो कहाँ यूज की जाती है, मेडिसिन एंड फार्मेसी में यूज की जाती है। इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सोल्यूट का कितना मास डिजोल्व हुआ है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, जो उसको डिस्क्राइब करता है। अगला है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, शॉर्ट में पीपीएम कहा जाता है इसको, पार्ट्स पर मिलियन। यानी सल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, मतलब जब सल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो, ट्रेस में हो, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, तो उसको सुविधा के लिए पीपीएम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है। एंड डिफाइंड एज पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो भी जिसका पीपीएम निकालना है तो उसके नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, पीपीएम के फॉर्म में आ जाएगा। एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कंसंट्रेशन in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume। परसेंटेज की केस की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन आल्सो बी एक्सप्रेस किस फॉर्म में, मास टू मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास टू वॉल्यूम में भी
एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम, मतलब ए लीटर ऑफ सी वाटर है, 1 लीटर सी वाटर है जिसमें जो जिसका वेट कितना है 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जिसके पास 6 × 10⁻³ ग्राम क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। सच स्मॉल कंसंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, अब इस स्मॉल को कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, 5.8 ग्राम पर 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम, मतलब 10⁻6 ग्राम में कितना है, 5.8 ग्राम है, मतलब 5.8 ppm। तो 6 है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ppm में कन्वर्ट होगा। 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम में कितने ppm ऑफ सी वाटर है, तो इसको इस फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर, और जो वाटर में पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन होती है वो भी ppm के फॉर्म में ही डिस्क्राइब की जाती है। एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, या तो माइक्रोग्राम पर ml या ppm फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेयर, उसको किस में माइक्रोग्राम पर ml या फिर ppm फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स, एक्स यूज किया जाता है एंड सब्सक्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट द कंपोनेंट एंड इट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। किसी भी का मोल फ्रैक्शन निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स। और फ्रैक्शन हमेशा वन में परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, और फ्रैक्शन किस में, वन में निकाला जाता है, मतलब वन में कितना है। फॉर एग्जाम्पल इन अ बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी के मान लिया है, सपोज कर लिया कोई एग्जांपल ऐसा ले लिया, बी के मोल एन बी है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, तो हमें ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूशन में जितने सारे मोल्स प्रेजेंट हैं उसे डिवाइड कर देंगे। फॉर ए सोल्यूशन कंटेन आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मान लो कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके पास आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आई नंबर ऑफ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ जिसका भी निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसके सम कर देंगे, सम से डिवाइड कर देंगे। So it can be shown that in a given solution sum of all the mole फ्रैक्शन इज यूनिटी, और सब का मोल मतलब एन ये किसके बराबर होता है, वन के, x1 प्लस x2 प्लस ओ वन एक्स आई तक, ये सब वन के इक्वल होता है, मतलब यूनिटी के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मोल फ्रैक्शन यूनिट है ये किस में यूज की जाती है, बहुत ज़्यादा यूज कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन को रिलेट करने में यूज किया जाता है। से वेपर प्रेशर, विद वेपर प्रेशर को रिलेट करने में यूज किया जाता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिलेट करने में यूज किया जाता है। एंड क्विट यूजफुल डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर में जो कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी मोल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। और अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी 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 को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, या 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिखना है, अगर ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स, इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिजॉल्व इन किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर में डिजॉल्व है। ये तो हो गई मोलैरिटी। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम, मतलब
1 किलोग्राम में कितने मोल्स हैं। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोलूट के। और अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो 1 kg 1 किलोग्राम ग्राम सॉल्वेंट में, ना कि सोल्यूशन में, ये याद रखना। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सोल्यूशन के। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोलूट। यहाँ पे याद रखना मास रखना है वो भी सॉल्वेंट का, ना कि सोल्यूशन का मास नहीं रखना, सॉल्वेंट का मास रखना है केजी में। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो बात करते हैं फॉर एग्जांपल 1 मोल पर केजी, 1 पर मोल पर केजी या 1 मोलर। ये क्या है, मोलर। वो था मोलर, कैपिटल एम होगा तो मोलर होगा, स्मॉल एम है तो मोलर। सोल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट द 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन 1 kg वाटर। 1 मोल मतलब 75 KCl का कितना होता है मोलर मास। पोटेशियम 90, मतलब इसका जो मोलर एटॉमिक मास होता है 39 और क्लोरीन 35.5। तो इसको ऐड करोगे तो ये 74.5 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल मतलब ये क्या हो गया, 1 मोल। 1 मोल का मोलर मास कितना है 74.5 ग्राम। 74 मतलब 1 मोल 74.5 ग्राम ऑफ KCl किस में डिजॉल्व है 1 kg वाटर में। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मास परसेंटेज, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature। क्यों मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी में वॉल्यूम टर्म्स नहीं आता है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम के साथ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। वॉल्यूम के साथ डिपेंडेंसी ये नहीं है, मतलब टेम्परेचर के साथ भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम मोलरिटी की बात करें, वही मोलरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मोलरिटी टेम्परेचर का फंक्शन है। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70%। मतलब इसका मतलब जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो 70% प्योर है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम बात कर, हमें दिया है क्या, हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी दिया है और मोलैरिटी दी गई है। और हमें क्या निकालना है, कितनी ग्राम कंसनट्रेटेड एसिड के हैं जो सोल्यूशन में यूज किए गए हैं, कितना 250 ml ऑफ सोल्यूशन और जो 2 मोलर HNO3 को बनाने में, प्रिपेयर करने में। अब इसके लिए हम सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोलूट, सोलूट के मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो हमें मोलैरिटी तो दी है और हमें पहले तो मोल्स निकाल लेने हैं, मोल्स ऑफ सोलूट। ये पता नहीं है, एक क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हमें लीटर में लिखना, लेकिन यहाँ पे ml में दिया है। तो 250 इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ सोलूट, सोलूट के मोल कितने आ गए 0.5, मतलब 1/2 मोल्स इस सोलूट के मोल आ गए। ठीक है, अब हमें मास निकाल लेना है। सोलूट HNO3 है तो वही HNO3 लिख लो यहाँ पे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3। तो मोल्स, मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। मोल कितना है 0.5, HNO3 का मोलर मास कितना होता है 63। तो ये जो वैल्यू है आ जाएगी 31.5 ग्राम। ये तो आ गया मास HNO3 का। लेकिन क्वेश्चन में 70% प्योर, हमें मतलब 70% निकालना है, क्योंकि HNO3 सिंपल 70% प्योर है। तो इसको अब बात करते हैं 70 ग्राम, 73% मतलब 70% प्योर का मतलब 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सैंपल में है।
HNO3 किसमें 100 ग्राम के सैंपल में 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात कर, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मास कितना आया है, तो 70 ग्राम HNO3 में मतलब 70 ग्राम HNO3 कितने में, 100 में है, तो फिर हम 31.5 ग्राम के कितना होगा या कैलकुलेट करना है, 31.5 यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100 में कितना है, 70 ग्राम HNO3, तो 31.5 ग्राम में कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 31.5, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, चाहे कैलकुलेट कर दो, ये कितना हो गया, 0 से 0 गया तो ये हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको कैलकुलेट करोगे 7 4 जा एंड कितना बचा 3, तो ये 35 हो गया, तो 7 5 जा 35, तो कितना आ गया 45 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 ग्राम, तो आंसर फोर्थ आ जाएगा इसका डी, 45 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो किसमें, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, 1 मोलर, सॉरी मोलर नहीं, मोलर है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ, 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूट के किसमें, इन 1 kg सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल है, 1 मोल है सॉल्यूट का, या 1000, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने हैं, 1 मोल है सॉल्यूट का। ठीक है, तो हम, अब क्या, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का हमें देखो, सॉल्यूट के तो मोल्स पता चल गए, 1 मोल है, अब हमें इसके मोल कैलकुलेट करने हैं, वेट तो पता है हमें, तो मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल कैलकुलेट करने हैं। सॉल्वेंट का मास हमारे पास आ गया 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर H2, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 55.5, ये आ गए सॉल्वेंट के मोल। ठीक, अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल हमें पता है कि 1 मोल है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.5, तो इसको ये आ जाएगा 1 बाई 56.5, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, हाँ ये आ जाएगी करीब, इसको कैलकुलेट कर दो चाहे, 0.0, तो 10 हो गया, पॉइंट लगाया फिर 0, 100 हो गया, फिर 100 1 टाइम्स जाएगा, तो ये 1.177, मतलब इतने मोलल, मोल फ्रैक्शन है, सॉरी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है, तो इतना इतना आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ, 2015 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स नहीं आता है, वॉल्यूम पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, ना तो वेट परसेंटेज की होती है और ना ही मोलैलिटी की होती है। मोलैलिटी डिपेंड करता है, क्योंकि मोलैलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। भाई मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ये क्या हुआ, मोलरिटी। तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, सॉरी ये 100 नहीं रहेगा, और वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में, लीटर में लिखना है। तो ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी है, मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये नीट 2019 उड़ीसा में आया था, जब फ्लूड आया था उड़ीसा में। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी, मोलैलिटी ना कि मोलैलिटी। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन क्या है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है, तो सीधे फॉर्मूला इसका याद रखो, मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी D इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी सॉरी मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला याद रखना है। क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए बाकी एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर तो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया तो इसको सॉल्व कर लो, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी दी है 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी भी दी है हमें 1.28 इंटू 1000 माइनस मोलर मास भी दिया है हमें, और मोलैरिटी भी दी है, तो मोलैरिटी 2, मोलर मास कितना है 40। इसको आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 1.28 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 1280 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 1200, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये कितना आ गया 10/6, मतलब 5/3, तो इसको कैलकुलेट करोगे 1.67 मोलर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं जो नीट तो 2022 में आया था। इन 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोलर सोल्यूशन में कितना है, सॉल्यूट का 0.5 मोल्स है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास बताना है सॉल्वेंट का, क्योंकि भाई मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बस हमें तो 1 मोलर मोलैलिटी तो दी है, 1 मोलैलिटी हमारे पास दी गई है। मोलैलिटी कितनी है 1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता है 0.5। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास निकालना है। हम केजी में निकालते हैं, फिर ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5/1, मतलब 0.5 ही, ठीक है। तो ये आ गया मास ऑफ 0.5 केजी। 0.5 का मतलब अब ग्राम में कितना होगा 500 ग्राम। तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन था। आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना।